हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट। अब आपको बताना है पार्टनरशिप में एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए, यानी मेंबर्स की बात की जा रही है। 3, 2, 10 या फिर 20। आप सबको इसका आंसर मालूम होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बताइए। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पर्सन्स। ठीक है, ये बताया गया है हमारा 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मैक्सिमम नंबर की, तो मैक्सिमम नंबर हमें बताया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 में। इसको याद रखिएगा, जो कि ये कहा गया है कि पार्टनर्स जो हैं वो हमारे एक्सीड नहीं करने चाहिए 50 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी कंडीशन दी गई है कि कुछ कुछ कंडीशंस में अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो कुछ कंडीशंस में उनकी परमिशन से इसको 100 तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जनरल पार्टनरशिप बिजनेस इज 5, 10, 20 या फिर 40। अभी जो मैंने मैक्सिमम नंबर आपको बताया ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, लेकिन आंसर फिर भी इसमें मौजूद है, तो बताइए। देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो 20 होगा। अभी 20 क्यों है, क्योंकि ये अभी भी पुराने हमारा जो पहले पार्टनरशिप थी वो पहले जो बताया गया था वो 1956 के अकॉर्डिंग था 20%। ठीक है, तो ये पहले के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, यानी कि प्रीवियस, और अब जो अपडेट हो गया है वो 50 यानी कि 100 है। तो यहाँ पे पहले वाले के अकॉर्डिंग हम आंसर बताएंगे, जो कि हमारा 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पर्सन इज पार्टनरशिप। बताइए। when it aims have to provide services for the welfare of humanity, when its purpose is to do some charitable work, when its objective is to carry on business for the purpose of earning profit, या फिर all of the above। बताइए। जब हम कोई भी एसोसिएशन बनाते हैं म्यूचुअल रिलेशन के साथ, तो पार्टनरशिप का, तो उसका मेन पर्पस या क्या ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाने का। देखिए हम पार्टनरशिप को एक बिज़नेस की तरह लेते हैं, और आपको पता है बिज़नेस के अंदर जब भी काम करते हैं हम, तो वो प्रॉफिट के पर्पस से करते हैं, यानी कि समथिंग अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, जब उसका बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप फॉर्म। वो जो हमने पूछा था वो जनरल पार्टनरशिप थी, ये है बैंकिंग पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए मैक्सिमम। 10, 20, 50 या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस की बात की जा रही है, तो बैंकिंग बिजनेस में जो बताए गए हैं पर्सन, वो बताए गए हैं मैक्सिमम 10 पर्सन होने चाहिए एक बैंकिंग बिजनेस के अंदर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ माइनर, एक माइनर क्या होता है। कैन बिकम अ पार्टनर लाइक अदर पार्टनर्स, कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए। एक पार्टनर क्या हो सकता है एक पार्टनरशिप के अंदर। एक माइनर पार्टनर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आप सबको पता है माइनर पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनता है, और अगर जब वो म्यूचुअल जो भी जितनी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट से बनाया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी वो पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो उसको बियर नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ पार्टनर अंडर हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन। इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर एक पार्टनर क्या कर सकता है। एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म,
सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म फॉर आर्बिट्रेशन, डिफेंड एनी सूट फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म, या फिर विड्रॉ एनी सूट फॉर और प्रोसीडिंग फाइल्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बताइए क्या होगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। देखिए इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि वो इम्प्लाइड है, यानी कि कुछ भी उसमें आपको पास रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ये चीज़ होनी है। तो इसका मतलब होता है कि फर्म के अगेंस्ट आप किसी भी तरह का फाइल कर सकते हैं सूट। ठीक है, आपको लगता है कोई डिस्प्यूट है या किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरह का आपकी कंसेंट नहीं बन पा रही है, तो आप फर्म के नाम से उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। बताइए, अब आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताने हैं, 2 और 7, 2 और 10, 7 और 50, या फिर 2 और 20। बताइए ऑप्शन से ही आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपकी 1956 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, 1932 के, और या फिर आपको 2013 में जो रिवाइज हुआ है कंपनीज एक्ट उसके अकॉर्डिंग। बताइए क्या हो जाएगा। मिनिमम जो है वो 2 और मैक्सिमम 20, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रेस्क्राइब्ड इन। अब आपको बताना है जो मैक्सिमम नंबर है पार्टनरशिप के अंदर वो कौन प्रेस्क्राइब करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं किसके द्वारा, नन ऑफ दीज, क्योंकि वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आंसर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम बताया गया है जो कि 50 है, और गवर्नमेंट की परमिशन से इसको 100 तक इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पार्टनरशिप फॉर्म इज़ फॉर्म्ड, एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है या फॉर्म होती है बाय रजिस्ट्रेशन, बाय कॉन्ट्रैक्ट, अंडर सर्कमस्टांसेस, या फिर सक्सेशन बाय रूल। बताइए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, क्योंकि हमें पता है रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है हो, सर्कमस्टांसेस भी नहीं है, और सक्सेशन बाय रूल भी नहीं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है सभी पार्टनर्स के बीच, जिसके थ्रू वो ओरल या फिर रिटन में डीड के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि किस तरह से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, या फिर किसी एक पर्सन से काम करवाया जाएगा या सारे लोग मिलके काम करेंगे। तो जो भी उनकी म्यूचुअल कंसेंट से उन्हें वो डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल, रिटन, ओरल और रिटन, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए देखिए जब हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो हमें पता है 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक बिज़नेस को फॉर्म करते हैं जिसको पार्टनरशिप बोला जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी वो इस एग्रीमेंट को करेंगे कि हम इस पर्पज़ से ये काम करने के लिए हम पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हैं तो वो रिटन हो, वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रिसीव फंड, एक पार्टनरशिप फर्म फंड रिसीव नहीं कर सकती, कहाँ से,
बैंक से लोन लेके, गवर्नमेंट डेट, इशूइंग बॉन्ड्स या फिर लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बताइए। क्या होगा इनमें से आंसर? देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी कैपिटल लगाई जाती है वो पार्टनर्स के द्वारा इन्वेस्ट करके लगाई जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म को एक्सपेंड करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत होती है, तो वो उस फंड को या तो बैंक से ले सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पार्टनर से ले सकते हैं एज अ लोन, या फिर वो किसी गवर्नमेंट के थ्रू अब उस मनी को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी बॉन्ड को इश्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सही है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इशूइंग बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बतानी है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है अनइंटरप्टेड सक्सेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अनइंटरप्टेड सक्सेशन को आप परपेचुअल सक्सेशन के नाम से भी जान सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन तो आपने सुना होगा। देखिए, परपेचुअल सक्सेशन जो होता है ये करेक्टरिस्टिक है हमारी कंपनी की, ना कि हमारे पार्टनरशिप की। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। जबकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक है, क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक है, एंड लास्ट है हमारी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ये भी हमारी पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक है। हमारी क्या नहीं है? अनइंटरप्टेड सक्सेशन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स। अब लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर से है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल दी पार्टनर से है, लिमिटेड एरिया ऑफ पार्टनरशिप से है, या फिर लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स टू बी लिमिटेड, इससे है। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब आप किससे जान रहे हैं, बताइए। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लाइबिलिटी होगी पार्टनर की वो लिमिटेड होगी। अब वो किन किन की होगी, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। सभी पार्टनर्स की लिमिटेड नहीं होती, सिर्फ कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए उस पार्टनरशिप को लिमिटेड पार्टनरशिप बोला जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ पार्टनरशिप फर्म द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आर डिटरमाइंड बाय। एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए। इन अ पार्टनरशिप फर्म द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आर डिटरमाइंड बाय। कौन डिटरमाइन करता है? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, जो पार्टनरशिप के अंदर जो भी ऑडिट होगी, पहले तो आपको सबको पता है कि ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स चाहते हैं कि वो ऑडिट कराना चाहते हैं तो ऑडिट करा सकते हैं, वो एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो उनकी जो ड्यूटीज़ होंगी, जो स्कोप होगा, वो उन दोनों के बीच के एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। जो भी फर्म ऑडिटर के साथ एग्रीमेंट करेगी उसके बेसिस पर उनकी ड्यूटीज़ और स्कोप डिसाइड किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज। लाइबिलिटी कैसी होती है? सेवेरल होती हैं, जॉइंट होती है, जॉइंट और सेवेरल, या फिर जॉइंट एंड सेवेरल, बताइए। सेवेरल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इंडिविजुअल या सेपरेट से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सेवेरल वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए ये चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की थी। आप इसको सेपरेट भी
समझ सकते हैं या फिर इंडिविजुअल। तो देखिए, अगर हम पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी की बात करें तो ये हमारी जॉइंट भी हो सकती है और सेवरल भी हो सकती है, या फिर दोनों का मिक्स हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ये इन पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से करना चाहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a minor partner on attaining majority chooses to continue as a partner of the firm, he shall be liable to the category of the firm in this। बताइए, अगर एक पार्टनर मेजोरिटी अटेन कर लेता है और वो ये चूज़ करता है कि वो कंटिन्यू करेगा एज अ पार्टनर उस फॉर्म में, तो फिर वो लाइबल होगा। कब लाइबल होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही चूजेस टू बिकम अ पार्टनर, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन बीन एक्सरसाइज्ड बाय द गार्जियन। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही चूजेस टू बिकम अ पार्टनर। जिस डेट से वो कहता है कि हाँ मैं अब इस कंपनी में या इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आगे भी पार्टनर बनना चाहता हूँ, और मैं इस डेट से मैं चूज़ करता हूँ कि मैं इस फॉर्म का पार्टनर बनूँगा, तब से उसकी लाइबिलिटी को वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, तब से वो लाइबल हो जाएगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेयर ऑफ द पार्टनर इन द इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी टैक्सेबल, टैक्स फ्री, पार्शियल टैक्स फ्री, या फिर 20% टैक्स फ्री। बताइए किस तरह से यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होता है। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में जो इनकम मिलती है, इनकम में जो भी पार्टनर का शेयर होता है या जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वहाँ पर वो उसका टोटली टैक्स फ्री होता है, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में इनकम हो रही है तो इनकम पे ऑलरेडी टैक्स चार्ज हो चुका है। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर टैक्स फ्री रखा जाता है पार्टनर्स की इनकम को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय रजिस्ट्रेशन under Indian Partnership Act 1932, only by written agreement among the partners, by access or implied agreement among the partners, या फिर by inheritance। एक्सेस की जगह एक्सप्रेस कर लीजिएगा, एक्सेस वर्ड यहाँ सही नहीं है, एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, बता के या फिर जो निहित या फिर अंडरस्टूड वाला। बताइए, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है और हम सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है ही नहीं, तो फिर वहाँ पे कैसे होगा? तो ये ऑप्शन कट गया। ओनली बाय रिटन, अभी हमने पढ़ा था ओरल और रिटन कुछ भी हो सकता है, तो ये भी कट गया। बाय इनहेरिटेंस, विरासत ऐसा कुछ भी नहीं होता पार्टनरशिप में, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनर वाइज स्टेपल इज, पार्टनर वाइज स्टेपल का मतलब क्या होता है? पार्टनर विद लिमिटेड पावर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन। बताइए क्या होगा? देखिए, पार्टनर बाय स्टेपल ये तो आप समझते होंगे, पार्टनर बाय स्टेपल वो पार्टनर होता है जो कि अपने वर्ड्स से या फिर रिटन में ये पब्लिकली डिस्क्लोज कर देता है या बिलीव कराता है पब्लिक को, आउटसाइडर को, कि वो इस फॉर्म में पार्टनर है। ठीक है, ऑल्दो वो है नहीं उस फॉर्म का पार्टनर, लेकिन वो इस तरह से पर्सन को ही ट्रस्ट कराता है कि मैं इस फॉर्म में पार्टनर हूँ। तो वहाँ पे अगर कभी भी फ्यूचर में लगता है कि कोई भी पर्सन जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर्म को, उसको लगता है कि ये पर्सन इसमें पार्टनर है और ये बहुत बड़ी हस्ती है, तो हम इस कंपनी में या इस फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होता है, या फिर कोई लेंडर है लोन दे देता है फर्म को, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के जो पार्टनर होते हैं फ्यूचर में किसी भी तरह की लाइबिलिटी बनेगी तो ये भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है इन्होंने खुद क्रिएट किया, इन्होंने अपने वर्ड से या फिर अपने रिटन फॉर्म में ये मेंशन कर दिया कि वो भी इस फॉर्म में पार्टनर है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। A new partner brings in cash as a share of goodwill. This amount will be distributed among all partners in. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पार्टनर है नया, जो कि उसका जो गुडविल का शेयर है उसको वो कैश में लेकर आ रहा है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में किया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वल रेशो, रेशियो ऑफ कैपिटल्स या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो? बताइए। देखिए, सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी होगा सैक्रिफाइस रेशो। अब ये क्यों है, इसका तो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहले 3 पार्टनर थे जो कि उसके प्रॉफिट को लेते थे। अब 4 पार्टनर हो गए। पहले 3 पार्टनर थे, 3000 का प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 3000 का प्रॉफिट हो, ठीक है, एज्यूम करके चल रहे हैं कि 3000 का प्रॉफिट था, तो एक एक हजार ले रहे थे। अब 4 लोग हैं, 3000 का प्रॉफिट अभी हो रहा है, तो क्या उन्हें एक एक हजार मिलेगा? नहीं मिलेगा, अब उन्हें कम मिलेगा। तो ये क्या है, अपने में से इसको देंगे, यानी कि जो 1000 पहले इनको मिल रहा था अब इनको कम मिलेगा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से इस चौथे पर्सन को दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसलिए ये जो कैश लेकर आएगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, और ये ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि आगे जाके वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो तो उन्हें ये ना लगे कि हमारे साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, हमें वो बताना है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Self-generated goodwill will have to be adjusted through partners capital account. थर्ड है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। फोर्थ है, गुडविल इज एन फिक्टिशियस असेट्स। अब देखिए, पहले आप आंसर करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा आंसर। देखिए, यहाँ पे कितनी अच्छी चीज बताई गई है कि यहाँ पे आपको ये पता हो या ना हो, इसके बारे में पता हो या ना हो, आप डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन पर आइए, और आपको पता है गुडविल हमारी फिक्टिशियस असेट्स नहीं होती है। आपको आंसर यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 26 के बारे में नहीं पता या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में नहीं पता। आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। ये आप ऑप्शन ए और 2 आप अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए याद कर लीजिए, हो सकता है आगे किसी और क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। थर्ड देखिए, गुडविल कैसी एसेट है? करंट है, लिक्विड है, फिक्स्ड है या फिर इंटेंजिबल है? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल असेट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट? बताइए। आपने गुडविल के टाइप तो पढ़े ही होंगे, डॉग गुडविल, कैट, रेड एंड काउ। इसमें से कौन सी बेस्ट होती है? देखिए, गुडविल का मतलब हम यहाँ पर लेते हैं प्रॉफिट से, कि जो भी प्रॉफिट होना था उससे ज्यादा प्रॉफिट वो जनरेट कर रहा है, यानी कि वो गुडविल है उसकी, तभी तो वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी गुडविल अच्छी होती है। देखिए, कैट की जो गुडविल होती है ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सेलिंग प्राइस है गुडविल का वो कैट की नेचर का है, यानी कि हाईएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कैट जो है रिमेन स्टेबल होती है एक हाउस और एक प्लेस पे,
ओनर आए या जाए कोई फर्क नहीं है, वो कैट उसी घर में रहती है। सेम ऐसे ही गुडविल से कहा जाता है कि उसका ओनर रहे या ना रहे, उसकी गुडविल बराबर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुडविल इज शोन इन, बताइए गुडविल कहाँ दिखाई जाती है? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हमने पढ़ा था गुडविल हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है, और आप सबको पता है कि इंटेंजिबल असेट्स ट्रेडिंग अकाउंट में तो कभी नहीं दिखाई जाती, ना ही P&L अकाउंट में। लाइबिलिटी साइड भी कट गया क्योंकि असेट है, तो ये जाएगी हमारी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा था, 1। नेक्स्ट देखिए, गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज इट्स, गुडविल बिजनेस की कैसी होती है? करंट असेट्स, वेस्टिंग असेट, फिक्टिशियस असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स, बताइए किस नेचर की होती है गुडविल हमारी? ये होती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स। वही रिपीट होके बार बार आते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हिंदी में सद्भावना की जगह आप लिख सकते हैं ख्याति। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहा जाता है। गुडविल इज व्हाट टाइप ऑफ असेट, बताइए? इंटेंजिबल, फिक्टिशियस, टेंजिबल, लिक्विड। वही रिपीट होते हैं बार बार, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। देखिए, फर्म की कैपिटल है 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7.5%। इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर इज 8,000, 9,000, 7,000, 8,500 एंड 10,000, देन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। अब आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिए बहुत आराम से। देखिए, सुपर प्रॉफिट का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये निकालते हैं टोटल प्रॉफिट हमारे ईयर का और हमारे नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे। तो पहले तो टोटल प्रॉफिट देख लीजिए, 8,000, उसके बाद 9,000, उसके बाद 7,000, उसके बाद 8,500 और उसके बाद 10,000। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा, डिवाइडेड बाय आप 5 कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा आंसर 8,500। ये आपका क्या निकल कर आ गया, 8,500 एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर करते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट था, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टेड कैपिटल आपकी कितनी है, 80,000। इस पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, 7.5%। ये आप निकाल लीजिए 7.5%। 8 5 8 7 660। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया 6,000। तो अब सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट कैसे था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आया था वहां पे 8,500, इसमें माइनस कर दीजिए आप 6,000 को। कितना बचा आपका, 5 2 2500 बचा। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट आपका कितने का निकल कर आया, 2,500। ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गुडविल अकाउंट इज, अब थोड़ा अलग हुआ क्वेश्चन, नहीं तो हमेशा यही आ रहा था क्या है क्या है। तो अब तो जिसको नहीं पता होगा वो भी रट गया होगा कि गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट है। सद्भावना की जगह यहाँ पे ख्याति कर लीजिए।
गुडविल अकाउंट कैसा है हमारा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये भी सिंपल है। हम गुडविल हम किस में कैलकुलेट करते हैं? बताइए बताइए। असेट में। और सारी असेट हमारी कहाँ जाती हैं? रियल अकाउंट में। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट आइए, अगेन न्यूमेरिकल। देखिए, प्रॉफिट हमें 5 साल के दे रखे हैं, 80,000, 90,000, 70,000, 85,000, 1,00,000। अब हमें 3 साल की गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पर कैलकुलेट करिए, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसके बाद उसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक बार बता ही दिया, अब तो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालिए, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो ये आपका कितना निकल कर आया? 85,000। अब यहाँ पे 85,000 क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ ईयर, कितने? 3 साल का, तो ये निकल कर आया 15, 3 5, ये हो गया 25,000, 2,55,000। ठीक है, 2,55,000 हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने क्या करा? 5 साल जो है, 5 साल को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 5, तो इसका एवरेज आप निकाल लिया प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने नंबर्स का आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है? 3 महीने, 3 साल का, 3 साल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर निकल कर आया 2,55,000। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 कैलकुलेट करना है आपको 3 साल का। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे रखा है, आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं पहले तो ये देखिए। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 5,000। सुपर प्रॉफिट आपका हो गया 15,000। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल निकालेंगे, सिंपल है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3, तो ये हो गया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो गया 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और एक 4, 3 0 पीछे रख दिए, हो गया आपका 45,000। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप इजीली फिर कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अब यहाँ पर आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,00,000 का, कैपिटल जो दे रखी है 12,50,000 की। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज। ये थोड़ा लेंदी है, बताइए। आप पूरा टाइम लीजिए अपना, उसके बाद फिर हम करेंगे। देखिए, सुपर प्रॉफिट में यहाँ इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। यहाँ सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है थोड़ा अलग है। यहाँ है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट इन्वेस्टेड कैपिटल। अब इसमें आप सारी फिगर्स को पुट कर दीजिए। नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 2,00,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना करना है? 100, डिवाइड कितना करना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। 1 मिनट, फिर से करते हैं।
नॉर्मल प्रॉफिट कितना था आपका? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 माइनस 12,50,000। 12,50,000 ही है जी हाँ, ये 12,50,000। देखिए निकालिए, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 लाख था, 2 लाख की जगह कितना हो गया? 20 लाख। ये हो गया हमारा 20 लाख। अब 20 लाख में से माइनस कर दीजिए 12,50,000 को। सिंपल है, 20 में से 12 गए कितना? ये 50,000 है, 7,000, 7,05,000 आएगा, 50,000 सॉरी, क्योंकि ये 50,000 है तो ये 7,50,000 आएगा। अब इस 7,50,000 आपका ये क्या निकल कर आया? सुपर प्रॉफिट। तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 ईयर्स का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 3 5 जा 15, 3 22। इसके बाद इन 4 जीरो को आप पीछे रख दीजिए, ये हो गया 22,50,000। ऑप्शन 2 राइट है। On the admission of a new partner, the increases in the value of an asset is credited to। यानी कि जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो असेट्स की वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज होती है, तो वो कहाँ पे क्रेडिट की जाएगी, आपको ये बताना है। बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, असेट अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या रीवैल्यूएशन अकाउंट में? बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, जब भी कोई भी नया पार्टनर किसी भी कंपनी में वो पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कुछ अमाउंट लेकर आता है, जिससे कि हमारी असेट क्या होती है, बढ़ जाती है, और हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अब कोई भी पर्सन आ रहा है तो वहाँ पे जो हमारी लाइबिलिटी है उसमें रिडक्शन तो आएगा ही, क्योंकि वो लाइबिलिटी को वो उसके साथ शेयर किया जाएगा, और वो कुछ अमाउंट लेकर आता है तो हमारी असेट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी वैल्यूएशन दोबारा से की जाती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। वहीं अगर असेट डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो डेबिट कर दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए, असेट बढ़ रही है और लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है तो क्रेडिट होगी, और असेट हमारी घट रही है और लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो ये हमारी डेबिट होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है हमारा, नो पार्टनर हैज़ द राइट टू रिसीव सैलरी। सेकेंड है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। थर्ड है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। फोर्थ है, इंटरेस्ट 5% टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फॉर्म। बताइए। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। फर्स्ट है, नो पार्टनर हैज़ द राइट टू रिसीव सैलरी। ये तो बिल्कुल सही है कि अगर डीड में मेंशन नहीं है तो वहाँ पे किसी भी तरह का सैलरी लेने का पार्टनर को कोई राइट नहीं होता। सेकंड है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। ये भी बिल्कुल सही है कि कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं की जाती। फिर है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट 5% इज टू बी अलाउड ओनली पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी गलत है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 4 होगा, क्योंकि जब पार्टनर के लोन होता है फॉर्म पे तो वहाँ पर इंटरेस्ट जो चार्ज की जाती है वो होती है 6%, ना कि 5%। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द withdrawals आर मेड बाय द पार्टनर्स इवनली इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट इज यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर द होल ऑफ द अमाउंट फॉर। बताइए, अगर पार्टनर विड्रॉल कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ,
तो देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है 4 मंथ, फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट, 6.5 मंथ का। अब ये कैसे निकालते हैं, तो आप ऐसे नोट कर लीजिए कि यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है 12 महीने का, 12 महीने का एवरेज +1। तो देखिए नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, जितने उसने एंड ऑफ द ईयर तक विड्रॉल किए 12, प्लस करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट विड्रॉल। अब लास्ट विड्रॉल उसका कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसका आंसर निकालिए, ये यहाँ से कट गया 6 एंड ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 13 को डिवाइड करेंगे तो हम 6.5। और आप शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं तो याद रखिए, अगर वो बिगनिंग में निकाल रहा है तो 6.5 मंथ का होगा, और अगर मिड ऑफ द मंथ निकाल रहा है तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 6, और अगर वो लास्ट डे निकाल रहा है मंथ के तो कैलकुलेट किया जाएगा 5.5। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, जिनका रेशियो है 4:3:2। अब यहाँ पे चौथा पार्टनर आता है डी 1/3 प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, कितना होगा बताइए। करें, देखिए साथ साथ करते हैं। एज्यूम करके चलते हैं प्रॉफिट हमारा है 1, जिसमें से 1/3 किसको दिया जा रहा है, डी को। तो बच्चा हमारे पास कितना, 2/3 ये बचा। अब इस 2/3 में से हमें निकालना है कि वो कितना वहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसके हिसाब से पहले अब हमें निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होता है, ओल्ड रेशो माइनस कंबाइंड शेयर ऑफ ए बी एंड सी। कंबाइंड शेयर कितना निकालना है पहले हम वो देख लेते हैं। तो ए का शेयर पहले कितना था 4, ये वाला हम लेंगे डिवाइडेड बाय 9। ये किसका निकालना है, हम ए का। 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। अब इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, ये अपॉन में करेंगे 9×3 = 27। अब 4 का 27 से करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8। ऐसे ही अब हम बी का निकालेंगे, तो बी का कितना होगा 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 27। वहीं अब सी का निकालेंगे, सी का कितना था 2/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो ये हो गया 27, ये हो गया 4। तो ये आप नोट कर लीजिए 8/27, 6/27 और 4/27। ये क्या हो निकल कर आ गया, इनके शेयर निकल कर आ गए। ठीक है, यानी कि ये हमारे न्यू रेशो हैं। अब इन 3 न्यू रेशो को आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ फिर से। अब हम निकालेंगे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो तो आपको पता ही है कितना है 4/9। न्यू रेशो अभी हमने इसका निकाला था 8/27। ठीक है, वहीं ए का लिख लेते हैं। ए का हमारा कितना था 3/9 पुराना था, और नया भी हम कितना निकाला हमने इसका 6/27। वहीं सी का निकाल लेते हैं। सी का कितना था पुराना 2/9 माइनस नया इसका कितना निकल कर आया था 4/27। अब दोनों का यहाँ पे तीनों का आंसर निकाल लीजिए। इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकल कर आ जाएगा 4/27, इसका निकल कर आ जाएगा हमारा 3/27, और ये हमारा निकल कर आ जाएगा 2/27। तो ये कैसा हो गया 4:3:2। इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन 3। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर था क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैश, द गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन। अगर वो गुडविल को कैश में ला रहा है तो वो क्रेडिट किस तरीके से की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड
कैपिटल रेशियो या फिर न्यू कैपिटल रेशियो, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए गुडविल वो उसके लाने का मेन पर्पस क्या होता है, आप ये सोच के चलिए दो पार्टनर थे और एज्यूम करिए 2000 प्रॉफिट हो रहा था, तो दोनों कितना कितना ले रहे थे, एक एक हजार, ठीक है। लेकिन अब तीन पार्टनर है और प्रॉफिट अभी भी 2000 हो रहा है, तो लेकिन अब एक एक हजार तो उन दोनों को नहीं मिलेगा, अब उन्हें उस एक एक हजार में से इन दोनों को भी देना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। इसीलिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने इस 2000 को उसको दे रहे हैं, तो ये उससे कुछ मांगेंगे भी तो इसीलिए वो इस प्रॉफिट के वजह से वो गुडविल लेकर आता है कि वो आगे इनका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए उनको गुडविल मंगाई जाती है। गुडविल को फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, असेट्स और लाइबिलिटीज आर डैश फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल, बताइए कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए असेट्स और लायबिलिटीज के संग क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सेक्रीफाइस या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में है या सेकंड क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि जब भी असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं तो उनको रिवैल्यूएशन किया जाता है कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ABC तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। व्हाट विल बी देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपॉन एडमिशन ऑफ डी, बताइए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दे रखा है डी का कि डी को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरह की चीज दी हो कि पुराना रेशियो तो दे रखा है लेकिन डी का शेयर नहीं दे रखा है, अब डी का शेयर नहीं है तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, तो वहाँ पे पुराने रेशियो को ही न्यू रेशियो मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसिडर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, उन्होंने विड्रॉल किए हैं 2000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर बिल भी, बताइए। एंड मंथ में उन्होंने करा है, तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, 5 का निकलेगा, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। पहले तो 12 महीने का निकालेंगे, तो आप ब्रैकेट में इसको अंदर बंद कर लीजिए, इसके साथ ही साथ कितने परसेंटेज है, 5% है, मंथ्स कितने हैं 5.5, अपॉन कितना होगा 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, और कितने मंथ्स का निकाल रहे हैं क्योंकि ये हमें मंथ दे रखा है 5, वो इंटरेस्ट दे रखा है 5, हमारा ये मंथ है, ठीक है 5.5 मंथ्स, तो इसके लिए हमें 12 लेना पड़ेगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 12 से 12 हमारा यहाँ पे कट गया, ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो बच गए, कट गए, बचे हमारे पास क्या है 20 × 5 × 5। अब यहाँ पर आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप इनको आपस में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 550 रुपये। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, राम और श्याम, जो कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इन्होंने मोहन को एडमिट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में, जिनका न्यू शेयर है 2:1। अगर मोहन यहाँ पे 1000 रुपये गुडविल के ला रहा है तो श्याम को कितना मिलेगा, बताइए। तो पहले आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाल लीजिए। ओल्ड रेशियो कितना है
3:5 किसका है? राम का। और श्याम का कितना है? 2:5। ठीक है, माइनस करिए आप इनके न्यू रेशो को। न्यू रेशो कितना है इसका? राम का 2:5 और इसका कितना है हमारा? अगेन 2:5। इसका कितना बचा? 5:5 बचा। इसका कितना बचा? 2:5 ही पहले था, 2:5 ही अब है, तो इसका कितना बचा? 0। तो इसको यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नन ऑफ दी अबव। और नील होता तो वो आंसर होता। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 का। 10,000 गुडविल बुक्स में दिखाई गई हैं। जेड न्यू पार्टनर है फॉर्म के अंदर 1/5 रेशियो में, और उसकी जो गुडविल है वो कैलकुलेट की गई है 15,000। अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी। अब बताइए गुडविल का कितना अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा? अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। गुडविल दिखाई गई है 10,000 की। जेड का प्रॉफिट है 1/5 और जेड जो गुडविल लेकर आया है वो लेकर आया है 15,000 की। तो टोटल गुडविल निकाल लेते हैं। 15,000 लाया, हमें बुक में जो दिखाई गई है इससे मतलब नहीं है, वो 15,000 लाया है। तो पहले ये पकड़ लेते हैं। प्रॉफिट कितना है? 1/5। तो जब वो उसका 1/5 है और वो 15,000 लाया है तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कितना निकल कर आएगा? 5, 7, ये 75 टोटल गुडविल है फॉर्म की। ठीक है, और बुक्स में दिखाई गई है 10,000, तो यानी कि हिडन गुडविल हो जाएगी। ये हमारी 75,000 है, बुक में दिखाई गई है 10,000, यानी कि हिडन गुडविल है हमारी 65,000। ठीक है, तो ऑप्शन 65 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। बुक्स में दिखा अमाउंट जितना क्रेडिटेड किया जाएगा वो किया जाएगा 65,000। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल brought in by him in the firm is shared by the old partners। किस रेशियो में शेयर की जाती है? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट को अगर आप एक स्टोरी की तरह समझ के चलोगे ना तो ईजी होता है ये चीज़ें समझना। अब देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 4:3 का। दे एडमिट सी टू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 ऑफ द फॉर्म टू बी बॉन्ड 3/20 बाय ए एंड 1/20 बाय बी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी का। दिखने में बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। पहले अच्छे से पढ़िए। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ओल्ड रेशियो 4:3 है। सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर में, जबकि वो ए से लेगा 3/20 और बी से लेगा 1/20। तो सिंपल है, देखो ऐसे निकाल सकते हैं। ए का शेयर कितना है, लिख लो यहाँ पे। ये ए का शेयर है 4/7 3। ठीक है, इससे कितना लेगा? 3/20। और बी का कितना है? 3/7 और इससे कितना लिया जाएगा? 1/20। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आया? 7 का 20 से करेंगे 140। अगेन यहाँ भी 720 है तो 140 हो गया। अब 140 का 3 से करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना है? 4 में 140 कितने टाइम आता है? 80 टाइम। और 20 में 140 कितनी बार आता है? उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को, तो ये हो गया 21। अगेन ऐसे ही 7 में 140 कितनी टाइम आता है? 20 का 30 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। 20 में 14 कितनी टाइम आता है? 70 टाइम, 7 टाइम। और 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पर इसको आप माइनस कर दीजिए। 80 में 21 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 59। और यहाँ पर 60 में 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 53। नीचे हमारा 140 आएगा ही।
तो ये कितना निकल कर आ गया, ए का निकल कर आ गया यहाँ पे 59, और बी था तो बी हमारा निकल कर आ गया हमारा 53। इनको नोट कर लीजिए, ए का 59, बी का 53 और नीचे क्या है 140। इस चीज को नोट रखिए। अब आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, कितना निकल कर आया था 59, 53, ये हो गया। अब 28 और एक ये भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/5 था, यहाँ कितना था 40। अब इसका इससे निकालेंगे तो यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 टाइम, तो ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 28। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a goodwill account is raised at the end of admission of a new partner, credit is given to the old partners in their old profit sharing ratio, new profit sharing ratio, sacrificing ratio या फिर capital ratio, बताइए। देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग था, लेकिन मतलब लैंग्वेज घुमा दी थी, वही चीज पूछना चाह रहे हैं। तो वो सेक्रीफाइस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अ न्यू पार्टनर फॉर एक्वायरिंग हिज शेयर इन द प्रॉफिट ब्रिंग्स, क्या लेकर आता है, अमलगमेशन, गुडविल, सेक्रीफाइस या ऑल ऑफ द अबव। जब वो किसी फॉर्म में प्रॉफिट एक्वायर करेगा, अपने शेयर को लेगा, तो वो साथ में क्या लेकर आता है अपनी कैपिटल के साथ, गुडविल। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड टू पार्टनर्स where there is no express agreement between partners to the effect, and also पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव एनी प्रोविजन रिगार्डिंग दिस। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने तब किया था, लेकिन पूछने का तरीका अब क्वेश्चन में अलग है, तो उस हिसाब से आप सोच समझ के आंसर करिएगा। क्या होगा इसका आंसर? देखिए नो इंटरेस्ट बिल बी अलाउड, ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अलाउड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, ऐसा भी नहीं। अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये बिल्कुल सही है। उस क्वेश्चन में क्या था 5% दे रखा था, तो हमने वहाँ कहा था कि 5 नहीं 6 है, और यहाँ पे 6 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 राइट आंसर है। 4 ऑप्शन मिसिंग है, तो आज हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 3 में ही हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो या फिर म्यूचुअली एग्रीड रेशियो, क्या होगा? यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 म्यूचुअली एग्रीड रेशियो। ठीक है, कोई भी न्यू पार्टनर आता है तो वो उनके जो भी म्यूचुअली हो वो आपस में डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको रेशियो दिया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट है। On the admission of a new partner, if the partner decided to record change in values of assets and liabilities in the books but not in accounts, the firm prepares, बताइए। इसमें बताया गया है कि एक पार्टनर है जो कि उसका एडमिशन हो रहा है एक पार्टनरशिप में, और वहाँ पे पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी चेंजेस होंगे उसके आने से असेट्स में या लाइबिलिटीज में, उसको हम अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। तो बताइए वहाँ पे फॉर्म क्या प्रिपेयर करती है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि एक पार्टनर आ रहा है और वहाँ पर उस चीज़ों जो भी चेंजेस होंगे उनको रिकॉर्ड करना है, तो उस केस में हम बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर ये साफ दिखाया लिखा आ रहा है कि नॉट इन अकाउंट्स, मतलब वो वहाँ पे अकाउंट्स में उसको शो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। इसके अंदर हम इस तरह के कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, हम बनाएंगे हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट,
इसके अंदर जो भी असेट्स में चेंजेस आएंगे, जो भी लाइबिलिटीज में चेंजेस आएंगे, उनको मेंशन किया जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी पार्टनर्स फर्म शुड नॉट एक्सीड। बताइए, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए? 10, 20, 30, 40? क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में अब ये नंबर चेंज कर दिए गए हैं। ये जो नंबर पूछे गए हैं पार्टनरशिप एक्ट, वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20। और आपको पता है जो कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट हुआ। अब आप ये कहेंगे कि पार्टनरशिप है, तो बता दूं मैक्सिमम नंबर जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं, ना कि पार्टनरशिप एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर डिफाइन किए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग ये है 50। लेकिन कुछ कंडीशंस में गवर्नमेंट इसको 100 तक कर सकती है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको 50 और 100 में से जो भी दिया हो आप वहां लगा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम में जैसे मैंने देखा है प्रीवियस पेपर में, वहां पे 50 और 100 दोनों पूछा गया था। तो आपको टिक 50 पे ही लगाना है, क्योंकि वहां पे जो करेक्ट आंसर माना गया था वो 50 माना गया था, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन के बेसिस पर 100 कर दिया गया है। कुछ कंडीशन में वहां पे इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट 100 तक। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर है वो 50 ही रहेगा हमारा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो हम जो पुराना वाला ही मानेंगे, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज क्रेडिटेड टू। बताइए, ये आप आसानी से कर सकते हैं, अभी ही हमने डिस्कस किया था। कोई भी इंक्रीमेंट होता है असेट में या फिर लाइबिलिटी में, तो वो हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब ये याद रखिए, अगर हमारी असेट में कोई भी इंक्रीमेंट होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा, और अगर असेट हमारी डिक्रीज होगी तो डेबिट की जाएगी। वहीं अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि अगेन हमारा प्रॉफिट है, तो क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ेगी तो अगेन हमारे लिए लॉस है, तो हमारा डेबिट होगा। इस चीज को आप याद रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ पार्टनरशिप फॉर्म इज इलीगल व्हेन। एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इलीगल है कब होगी? एनी पार्टनर एनी ऑफ द पार्टनर इज फ्रॉम एनिमी कंट्री, established फॉर अनलिमिटेड पीरियड, देयर आर 7 पार्टनर्स, रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, जब हमारी पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल अगर कंसिडर की जा रही है, इट मीन्स वो हमारे एनिमी कंट्री से कोई भी पार्टनर हमने कंसिडर किया है। अनलिमिटेड पीरियड, 7%, 7% तो हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितने हैं हमारे 50। ठीक है, तो ये तो हमारा हो सकता है। रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, ये भी सही है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। अब कुछ और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर हमारी पार्टनरशिप इलीगल हो सकती है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पार्टनर एनिमी कंट्री का है, सेकंड 2 से कम है, या फिर 50 से हमारे ज्यादा पार्टनर्स हैं। ठीक है, थर्ड अगर हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो बैंकरप्ट हो गए एक्सेप्ट 1, यानी एक को छोड़कर सारे पार्टनर बैंकरप्ट हो गए। फिर नेक्स्ट है, अगर कोई भी अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व डिक्लेयर हो गई है कोर्ट के द्वारा, तब भी इलीगल कंसिडर की जाएगी। अगर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कोई इलीगल ऑब्जेक्ट को लेके काम करता है, तब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म इलीगल कहलाएगी। और अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म किसी नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, यानी जिस जहाँ भी वो स्टैब्लिश है वहाँ के नेशन के अगेंस्ट वो कोई काम करती है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम करती है, तभी वो इलीगल कंसिडर की जाएगी। इसके साथ ही साथ
इनकॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा अगर वो रन की जा रही है पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे कि इनसेन है पर्सन या माइनर है, तब भी वो इलीगल कंसीडर की जाएगी। इसलिए ये सारी ही कंडीशंस हैं जिसमें हमारी एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इलीगल कंसीडर की जाती है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर है। आप अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस आएंगे तो आप आंसर अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए और बी। ये 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे सी ज्वाइन हुआ है जिसका न्यू रेशियो 4:2:2 है, यानी कि तीनों का दे दिया। अब यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तो बहुत आसान है। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। अब आप निकाल लीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। ओल्ड हमारे पास कितना है? 5:8। किसका? ए का। बी का कितना है? 3:8। माइनस करिए, न्यू कितना है इसका? 4:8। इसका कितना है? 2:8। माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 1:8। इसका बचा हमारा 1:8। क्या हो गया दोनों का? एक रेशो 1:1 हो गया, यानी कि दोनों का इक्वल। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था? सिंपल था ये वाला क्वेश्चन बहुत, क्योंकि डायरेक्ट सारी चीजें हमें मेंशन की हुई थी, बस हमें माइनस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी और क्यू पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 8:5 है। अब 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने आर को एडमिट किया पार्टनरशिप में, जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का है 6, 4 एंड 3। अब हमको यहाँ पे पी का सेक्रीफाइसिंग निकालना है। देखिए ये और भी ज्यादा सिंपल है, सिर्फ हमें यहाँ पे एक का निकालना है। सबसे पहले ओल्ड ले लेते हैं। ओल्ड हमारा कितना है? पी का 8:13। न्यू कितना है? 6:13। ठीक है, माइनस करिए आप इन दोनों का, बचा कितना? 2:13। पूछा किसका है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा पी का। तो पी का हमारा कितना निकल कर आया? 2:13। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अब हमें बताना है पार्टनरशिप के अंदर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम कैसे शो करेंगे। असेट साइड, लायबिलिटी साइड, बोथ साइड, या फिर नन ऑफ द अबव। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो अनरिकॉर्डेड हो चाहे हमारी कैसी किसी भी तरह की लायबिलिटी हो, लायबिलिटी तो लायबिलिटी ही रहती है, तो ये हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रही है। ये हो जाएगा ऑप्शन 2, लायबिलिटी साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक्स और वाई शेयर करते हैं प्रॉफिट 7:3 के रेशियो में। इन्होंने जेड को एडमिट किया है 3/7 के रेशियो में। अब यहाँ पे जो जेड है वो 2/7 लेगा एक्स से, 1/7 लेगा वाई से। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, बताइए। सॉल्व करिए जल्दी। देखिए पहले हम एक्स का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कितना है? पहले इसका कितना था? 7/10। और अब ये कितना दे रहा है इसको? 2/7। ये x का है 2/7। तो नीचे कितना निकल कर आएगा? 10 का एलसीएम लेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 70। और 10 में 7 कितनी बार आता है? 7 टाइम। तो 7 से 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 49। 70 में कितने टाइम आता है? 10 टाइम। 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया हमारा? 20। ये हमारा कितना निकल कर आ गया? 29/70। तो ये तो हो गया हमारा x का। अब y का निकालिए। y का पहले कितना था? 3/10। और अब ये इसको कितना दे रहा है? 1/7। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। 70, 10
70 में कितनी टाइम आता है? 7 टाइम। 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 3 है। 7 का इससे 10 टाइम, तो ये हो गया 10। ये कितना निकल कर आया? 11/70। तो इसका हो गया 29/70, इसका हो गया 11/70। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27/70, 10/70, और ये हमारा कितना था? 3/70। तो 3/7 था, तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई किया, 70 हो गया, तो इसको भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 30। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या रेशियो निकल कर आया? ये 11 था, तो ये हमारा रेशियो निकल कर आया 29, 11 एंड 30। 29, 11 एंड 30 ऑप्शन 4 में है। 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। On admission of a new partner, increase in value of assets is credited to. Again, देखिए यहाँ पे बताइए क्या आंसर होगा? Increase in the value of, किस में क्रेडिट होगी? आंसर करिए जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, असेट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताइए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। The profit ratio of A, B and C who are partners in 4, 3 and 2 after D is admitted their sacrificing ratio. ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक चीज याद रखिए, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, इसमें क्या करा है, डी का जो रेशियो है वो हमें नहीं बताया गया है। तो जब डी का कोई भी रेशियो नहीं बताया होता है, तो ये कहा जाता है कि जो ओल्ड रेशियो है उसी को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इक्वल शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन लोन 18%, या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जा रही है, तो वो 18% ना होके 6% है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए अगर आप बोलते हैं तो हमें इसका भी आंसर आपको बता देती हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो तो उनका वो नोट कर लें। ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का, और वहाँ पे वैल्यू हमारी जो असेट्स की इंक्रीज हो रही है वो कहाँ के क्रेडिट होगी, तो देखिए ये हमारी क्रेडिट की जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। फर्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इज 3। अब ये यहाँ पे ही आपने पढ़ लिया कि, तो हम नीचे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 2। अब यहाँ पे दे रखा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी 2, जबकि 2 नहीं है। कितने हैं मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में? कितने हैं? 2 ही हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर है सोल प्रोप्राइटरशिप ओल्डेस्ट फॉर्म,
ये भी सही है। फिर है इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर अ पब्लिक कंपनी, ये भी सही है। क्या सही नहीं है? ऑप्शन 1, क्योंकि हमें पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 है, और कुछ कंडीशंस में उसको 100 भी गवर्नमेंट की परमिशन से किया जा सकता है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैपिटल इन द एंड ऑफ द ईयर, एवरेज कैपिटल एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, लेस ड्रॉइंग्स इफ एनी। बताइए, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड किया जा रहा है तो जनरली किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? बताइए। देखिए, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो भी कैपिटल बिगनिंग ऑफ द ईयर थी उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ एनी एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स। पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे? इन द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड बाय देम टू बिजनेस, इन द रेशियो ऑफ सेल्स अफेक्टेड बाय ईच ऑफ देम, या फिर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये मैंने आपको कई बार करवाया और अभी भी बताया था कि अगर किसी भी तरह के एग्रीमेंट वहाँ पे एब्सेंट होता है तो वहाँ पे जो प्रॉफिट एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो किया जाता है इक्वल प्रोपोर्शन में। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स इज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव ए, बी एंड सी। बताइए, पार्टनरशिप का ऑडिट कौन प्रेस्क्राइब करता है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी अबव ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो कौन प्रेस्क्राइब करेगा। देखिए, ऑडिट जो होता है को इसका कंपलसरी नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेस्क्राइब बाय एनीवन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कभी आप ये सोचो कि अगर ये नहीं है तो कौन इसको प्रेस्क्राइब करता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होती है, इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता। हाँ, बस ये है कि अगर आप करा लेते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि आपके बीच आपस में कोई डिस्प्यूट होता है या थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट को रिकवर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे ऑडिट इसका ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इस ऑडिट को किसी ने भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अंडर गार्डनर वर्सेस मूरे रूल। अब आपने ये रूल के बारे में जरूर पढ़ा होगा और इससे क्वेश्चंस जरूर बनता है। तो पूछा गया है, इस रूल के अंदर, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉल्वेंट पार्टनर विल हैव टू शेयर द डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडजस्टेड कैपिटल रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। देखिए, अंडर गार्डनर वर्सेस मूरे रूल में ये बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी इंसॉल्वेंसी होती है तो वहाँ पे जो जितने भी रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी होगी उसको वो अपने कैपिटल रेशो में उसको बियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस रूल के अंदर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और उनकी जो वो अपने शेयर को पे नहीं कर पाते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो कैपिटल रेशो में उसको मीट आउट करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, if partner's capital account shows a debit balance and he subsequently turns out to be insolvent, what will be the accounting treatment? बताइए। The loss has to be borne in the capital ratio by the solvent partners. The loss has to be borne in the existing
profit sharing ratio. The loss has to be borne in adjusted profit sharing ratio after insolvency. The loss has to be borne in the sacrificing ratio of the solvent partners. बताइए क्या होगा आंसर? देखिए पूछने का तरीका अलग था, कहना ये वही चाह रहे हैं कि अगर इंसॉल्वेंसी होगी किसी पार्टनर की तो अदर पार्टनर्स कैसे उसको बॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने अपने कैपिटल रेशो के हिसाब से जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे उस डिफिशियंसी को पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एज पर द रूल ऑफ गार्डनर वर्सेस मूरे, द डिफिशियंसी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर। देखिए घुमा फिरा के वही आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार पूछे गए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल रेशो, करंट अकाउंट रेशो या फिर इक्वल रेशो। तो हम इसको ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैपिटल रेशो। नेक्स्ट देखिए, द पार्टनरशिप ऑफ आर एंड एस वाज डिसॉल्व्ड, 38,000 was received from the sale of all assets, 40,000 claim of all the partners were paid. If R's capital is twice of capital balance of S, then the balance of S capital will be। बताइए देखिए सबसे पहले टोटल हमारे यहाँ पे कितनी अमाउंट हमें मिला सेट्स को सेल करने से, 38,000, जिसमें से 14,000 क्या है हमने पे कर दिए। तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, 24,000 हमारे पास। अब कंपनी में हमें 24,000 बचा। अब इसमें बताना है आर की कैपिटल को। तो इसमें देखो साफ दे रखा है आर की कैपिटल जो है वो ट्वाइस है एस की कैपिटल से। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, आर और एस का रेशो कैसे होगा, 2:1 का होगा। तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं एस की कैपिटल को, जैसे कि टोटल कैपिटल अब हमारी बची अमाउंट 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे इसका, तो ये 1/3 कितना निकल कर आएगा हमारा, 8,000। यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when any partner retires and the remaining partners carry on the business with the firm's property without any final settlements of accounts, the outgoing partner is entitled to interest at the rate 6% per annum of the amount due to him, such share of profits as may be proportionate to his share of the firm's property, interest at mutually agreed rate, interest at the rate charged by banks on the amount due to him। बताइए देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। साफ दे रखा है कि जब म्यूचुअली एग्रीड रेट होगी उसके बेसिस पर ही वो करेंगे, फिर वो चाहे उन्होंने कोई परसेंटेज फिक्स कर रखा हो या फिर इक्वली हो। ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पे ए बी और सी का 1/5, 2/5 एंड 1/10। After retirement of A, remaining partners ratio will be 4:1, 5:1, 3:1 या फिर 2:1। बताइए रेशियो निकालना है यहाँ पे। देखिए आप इनका सबका जो नीचे दे रखी हैं डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आप इनको बराबर कर लीजिए। ये 10 है, 5 2 यानी कि ऊपर आ गया 2/10। यहाँ पे 5 है, ये भी 10 से 2 टाइम आता है तो ऊपर 2 टाइम कर दिया 4, ये भी 10 हो गया और ये हमारा तो है ही। ठीक है, 2:4:1 इनका रेशो हो गया।
सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5, 4 एंड 1 ये इनका रेशियो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं, 4 10 एंड 1 10 है, क्योंकि कौन गया है यहाँ पे, ए गया है। तो कितना बचा, 4 10 एंड 1 10। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द फेमस केस of Garner versus Murray rule in partnership is applicable in the event of admission of a partner in order to decide the sacrificing ratio, dissolution of partnership in the event of insolvency, डेथ ऑफ पार्टनर वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स, या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बताइए, जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल है फेमस, वो कब एप्लीकेबल होता है? बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ये रूल अप्लाई होता है जब भी हमारा डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशो, कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे इंसॉल्वेंसी टर्म नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। अभी तक हम सारी इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे थे, कहीं भी नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो यहाँ पर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो इक्वल रेशो में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे होता है इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है, तब हम कैपिटल रेशो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर लाइबिलिटीज की बात की जा रही है, लाइबिलिटीज क्रेडिट करने की। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कैलकुलेट हो, जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द असेट्स ऑफ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, और एग्रीड वैल्यू अमंग पार्टनर्स। बताइए। क्या लगता है? देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी हम अपनी फर्म की असेट्स को ट्रांसफर करते हैं, तो वो ऑलवेज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर की जाती है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड असेट्स इज ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। बताइए। देखिए, कोई भी अनरियलाइज्ड असेट्स हमें मिलती है और डिसोल्यूशन हो रहा है, तो हम उससे पैसा जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हम उसको शो करेंगे, वो हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, कि कितना अमाउंट उससे रियलाइज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा रियलाइजेशन अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट्स असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, और रियलाइजेबल वैल्यू। बताइए। क्या होगा? अभी इसी तरह का हमने क्वेश्चन किया था। ऑप्शन हो जाएगा 1 बुक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अभी हमने अनरिकॉर्डेड असेट्स की बात की थी, अब यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात की जा रही है। तो वो कहाँ जाएगी?
डेबिट करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट होगी लाइबिलिटी अकाउंट में, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगी। देखिए रिवैल्यूएशन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी अकाउंट भी नहीं आएगा। बताइए डेबिट होगी या क्रेडिट। देखिए लाइबिलिटी की बात की जा रही है तो लाइबिलिटी को हम डेबिट करके शो करेंगे, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए डिसोल्यूशन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो जितनी भी असेट्स लाइबिलिटीज होती हैं या बैड डेट्स, ये सारी चीज़ें हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं ट्रांसफ़र, जिससे कि हमें पता चले हमारे पास टोटल कितनी लाइबिलिटी बची है, टोटल कितनी असेट्स हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म: रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए क्या होगा आंसर। अगेन यहाँ पे बात की जा रही है कि कहाँ पर कौन सी अकाउंट को हम ओपन करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करेंगे, जिससे कि हम अपनी असेट्स लाइबिलिटी को हम देख पाएं कि कितनी असेट्स हम पे बची है, कितनी लाइबिलिटी अभी हमें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। बताइए, इफ अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, if he does not give public notice, he starts a similar business elsewhere, in all the situations still he survives। बताइए एक रिटायरिंग पार्टनर कब तक वो कंटिन्यू लायबल रहेगा उसके रिटायरमेंट होने के बाद। देखिए यहाँ पर आंसर इसका 2 होगा, क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता कि वो रिटायर हो चुका है। उसे पहले पब्लिकली बताना होगा कि अब मैं इस कंपनी ये इस पार्टनरशिप में नहीं हूँ, मैं यहाँ से रिटायर हो चुका हूँ, जिससे कि उसके रिटायरमेंट के बाद जो भी कंपनी के लॉस हो या कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी बने तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ना हो, इसलिए उसे एक पब्लिक नोटिस देना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मूरे रूल, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन। सिंपल है, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एंड ऑप्शन हो जाएगा 1 कैपिटल रेशो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, गौतम एंड महावीर आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:3. They admitted Naveen for 1/5 share. What will be the new profit sharing partners? बताइए। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए माना एक प्रॉफिट होता है जिसमें से एक प्रॉफिट में से 1/5 भाग कौन ले लेता है, हमारा नवीन। तो बचा कितना रिमेनिंग, 4/5। अब इस 4/5 में हम शेयर देखेंगे गौतम का और महावीर का, तो देखो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय गौतम का कितना है 5/8, और 4/5 में से महावीर का कितना है 3/8। अब इसको निकाल लो, इनका एलसीएम लो, 5/8 या 40, 5 में 40 कितनी टाइम आता है, तो इस तरह से आप, या फिर अच्छा ये मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट इसका 20 कर दो, और ये 40 है, ये हो गया 12, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका कैसे निकालेंगे, ये हो गया 20, इसका हो गया 12, 20
इसका हो गया 12, उसका था 1/5। 1/5 को अगेन हम 1/8 से लेके चलेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, उसका था 1/5, इसको भी हम 40 से करेंगे तो ये इसका हो गया 8। तो अब इसका हम सिंपल निकाल लेते हैं, ये किससे कटेगा, 4 से ये चला जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, 532 हो गया। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द joint life policy amount should be credited to partners amount of all the partners in profit sharing ratio, remaining partners in profit and loss sharing ratio, only in the account of deceased partner या फिर none of the above। बताइए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो कहाँ क्रेडिट की जाएगी, किसके अकाउंट में, तो देखिए एक सभी पार्टनर्स के नाम से एक पॉलिसी ले ली जाती है जिसका नाम है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब जब भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को विड्रॉल किया जाएगा किसी की डेथ के टाइम पर, तो वो उसका अमाउंट तो सभी को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो होगा उनका उसके अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स को उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5, 3 एंड 2। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है ए और सी का, अगर बी कंपनी से जाना चाहता है तो उसके बाद उन दोनों का क्या रेशियो होगा। सिंपल है, बी जा रहा है तो बी का हम हटा देंगे, बचा क्या 5-2। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कैलकुलेट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक पार्टनर है जो जाना जा रहा है फर्म से, उसकी गुडविल डेबिट होगी रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में किस रेशियो में, सेक्रीफाइस, प्रॉफिट गेन, ओल्ड या न्यू। देखिए जब कोई आता है तो सेक्रीफाइस रेशियो में जाती है और जब कोई जाता है तो वो किस रेशियो में जाती है, गेनिंग रेशियो में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म व्हाइल ट्रांसफरिंग द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम असेट्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे असेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डेबिट। वहीं अगर पूछा जाता कि हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट क्या करते, क्रेडिट। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, असेट्स के केस में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। Garner versus Murray rule is applicable when all partners become insolvent, all partners are solvent, when some partners are solvent, none of the above। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए गार्नर वर्सेस मूरे रूल पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हम हमेशा वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ पे वन और मोर पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट बट नॉट ऑल ऑफ देम, यानी कि एक एक या एक से ज़्यादा भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सारे ही वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाएं। कोई ना कोई वहाँ पे बचना चाहिए जिससे कि वो उनकी इंसॉल्वेंसी को अपने कैपिटल रेशियो से कवर कर पाए। ठीक है, तो इस केस में जो भी लॉस होगा रियलाइजेशन पर वो बर्न किया जाएगा सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा उनके कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, और डेफिशिएंसी को जिससे कि वो वहाँ पे कवर कर पाए, इसलिए यहाँ पर ये जानना बहुत आवश्यक है कि सारे पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, एक या दो पार्टनर्स बचने चाहिए, सॉल्वेंट सारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में इन केस ए पार्टनर टेक्स लीव फ्रॉम द फर्म, in case of death of firm, death of partner, in case of admission of partner या फिर in case of dissolution of firm। बताइए किस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं।
बताइए। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी हम फॉर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एडमिशन के टाइम पे आप नोट कर लीजिए, हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रीवैल्यूएशन, जिसको हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए बी आर पार्टनर्स, ए डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो दो पार्टनर थे जिसमें से ए डाइड हो गया, यानी खत्म हो गया। ठीक है, तो बताइए फर्म क्या होगी। फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फर्म और पार्टनरशिप दोनों खत्म हो जाएंगे, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए। देखिए आप सबको पता है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अब 2 में से भी इसमें एक चला गया, तो यहाँ पर इस केस में हमारी पार्टनरशिप के साथ साथ हमारी पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि सिंगल पर्सन से कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म को हम रन नहीं कर सकते। इन केस अगर यहाँ पर ये होता कि ए बी और सी पार्टनर हैं जिसमें से सी की डेथ हो गई, तो यहाँ पर ए और बी उस फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते थे। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते थे कि जो यहाँ पर हमारे इस केस में पार्टनरशिप एंड हो जाती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती, ना कि पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन इस केस में तो 2 ही पर्सन है, तो वो ये जो 2 की जो यहाँ पर कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रही, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप दोनों ही यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब एंड होता है। व्हेन अ पार्टनर टेक्स लीव फ्रॉम द फर्म, ऑन अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन अ पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए किस कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब कोई पर्सन छोड़ के जाता है तब भी वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके साथ मिलके वो एग्रीमेंट किया गया था, अब वही नहीं है तो वो एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। फिर उसकी डेथ हो गई तब भी एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तब भी खत्म हो जाता है। तो ये सारे ही केस हमारे लिए वैलिड है, इसमें हमारी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर विल बी credited in partners capital account to all partners in profit sharing ratio, to remaining partners in profit sharing ratio, to only deceased partners account, या फिर none of the above। बताइए। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए आप और इसका आंसर करिए। देखिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली गई है वो सभी के नाम से ली गई है, फिर किसी की डेथ हो या कोई छोड़ के जाए इससे कोई मतलब नहीं है, उसका अमाउंट सबको ही दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल है वो कहाँ पे अराइज हुआ था, यानी कि वो मामला जो था वो कहाँ का था। इंडिया, जापान, इटली या इंग्लैंड। बताइए। कहाँ का केस था ये केस था इंग्लैंड का, और ये केस आया था 1903 में। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रिटिश जज था, उन्होंने इस पे जजमेंट दिया था। और ये जो जजमेंट था वो गार्नर वर्सेस मूरे 2 पर्सन थे, उनके बीच डिस्प्यूट हुआ था, तब वहां पे दिया गया था एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1890। वहां पे ये पार्टनरशिप एक्ट 1890 था, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन दिया गया था। डिसीजन में ये कहा गया था कि जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल, इसके बाद ये फेमस भी हुआ था। इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी को जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने कैपिटल रेशियो में उसको बियर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1 रेशियो. Their capital balance are 50,000, 30,000 respectively. If Z, if Z with consent of Y takes half of share of X for 30,000, then G's capital account will be credited by which amount? या what amount? बताइए. क्या होगा आंसर? सॉल्व करिए जल्दी से इसको. किसमें किया जाएगा? 2:1 में है ना. कैपिटल का बैलेंस कितना है? 50,000 एंड 30,000. जीस की कंसेंट से वो उस हाफ ऑफ द शेयर ले रहा है 30,000 के लिए. तो उसकी कैपिटल कितने अमाउंट से क्रेडिट की जाएगी? ये 25,000 से क्रेडिट की जाएगी. एंट्री देख लीजिए इसकी क्या होगी. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू जीस कैपिटल 25,000 एंड टू गुडविल अकाउंट 5,000. ठीक है. तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 25,000 करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एट द एंड ड्रॉइंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन एन एवरेज ओपनिंग कैपिटल ऑफ द ईयर. बताइए, जो इंटरेस्ट हम कैपिटल पे दी जाती है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? देखिए, कैपिटल पे जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात की जाएगी तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो होती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है. इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मिसलेनियस डेटर्स अकाउंट. क्या ट्रांसफर किए जाएंगे? देखिए, जब भी हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो हम डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना के चलते हैं. तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो हमेशा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे ये इनकी जो वैल्यू शो की जाती है वो एडजस्टेड वैल्यू होती है. उसमें हम उस वैल्यू से हम बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं. बाद में जो फुल वैल्यू होती है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, उसके साथ उसको शो कर दिया जाता है. ठीक है. तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ न्यू फर्म, या फिर नन ऑफ द अबव. देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है अमलगमेशन के केस में असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स के क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. इसके साथ ही साथ जो भी अमाउंट होगा, रियलाइजेबल वैल्यू होगी असेट्स की या फिर लायबिलिटीज की, उसको हम उनके कंसर्न हेड में बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे. यानी कि असेट्स को असेट साइड में शो कर देंगे और लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड में. और जो जिस अमाउंट से किया जाता है वो अमाउंट होता है उसका रिवाइज्ड वैल्यू के साथ उसको शो कर दिया जाता है. ठीक है. तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया है. तो वो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? किसी पार्टनर के न्यू पार्टनर के एडमिशन पर, पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म तब, डिसोल्यूशन के टाइम पर, या फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बताइए.
ये अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं तो वो ऑलवेज डिसोल्यूशन के टाइम पर किए जाते हैं और एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैलेंस ऑफ कैश इज शोन इन कैश अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए साफ दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, P&L से कोई मतलब नहीं है, बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कैश की बात की जा रही है तो ये तो डायरेक्ट हम कैश अकाउंट में ही शो करेंगे। ठीक है, इसमें जाते हैं हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज। यहाँ पे डायरेक्ट कैश है तो हम इसको रियलाइजेशन में न डाल के डायरेक्ट कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ इमीडिएट पेमेंट इज नॉट मेड टू अ पार्टनर टेकिंग लीव फ्रॉम द फर्म देन द ड्यू अमाउंट इज ट्रांसफर टू। यानी किसी पार्टनर को हम इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उस केस में जो उसका जो ड्यू अमाउंट होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये देखिए, ये हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वो एज अ लोन ट्रीट किया जाता है कंपनी पर, उस अकाउंट में ट्रांसफर करके विद इंटरेस्ट उसको बाद में दे दिया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स डेट इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ। अब पार्टनर की लाइबिलिटी हमको बतानी है, उसकी जो लिमिट होती है अप टू कहाँ तक होती है? उसकी कैपिटल में जो फर्म है वहां तक, हिज कैपिटल एंड लोन गिवन टू फर्म, हिज गारंटी टू रियम्बर्स लॉसेस या फिर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, फिर अच्छे से आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पर उनकी जो लायबिलिटी होगी वो फर्म के डेप्थ्स में लिमिटेड होगी। ठीक है, तो वो उनकी कैपिटल के साथ साथ उनकी पर्सनल असेट्स को भी वहाँ पे यूज किया जाता है फर्म के डेट्स को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वहाँ पे यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो कि पे की गई है फॉर्म के द्वारा ऑन इट रिजोल्यूशन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए कोई भी लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड जिसको पे किया गया है फॉर्म के द्वारा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में शो की जाएगी। पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया था, कोई असेट होती है वो क्रेडिट की डेबिट होगी और जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होगी। लेकिन यहाँ पे की गई है तो आप एंट्री बना लीजिए, उस एंट्री के अकॉर्डिंग जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो पेमेंट होगा उसका रियलाइजेशन अकाउंट से होगा, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, डेबिट की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर इसकी जगह हमारा असेट दे रखा होता, ठीक है, ये तो लाइबिलिटी है, अगर दिया होता अनरिकॉर्डेड असेट्स कंपनी को मिली है तो वो कहाँ पर शो की जाएगी, तो वो हम सेम अमाउंट अकाउंट में यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, in what proportion the deficiency of insolvent partners capital is shared by other partners as per decision of Garner versus Murray।
जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल डिसीजन था उसके अकॉर्डिंग किस प्रोपोर्शन में इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को यहाँ पे पूरा किया जाएगा, बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, प्री डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशो में, या फिर गेनिंग रेशो में। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कैपिटल रेशो में। नेक्स्ट देखिए, ऑन मैच्योरिटी ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स किस रेशो में? इक्वली, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन कैपिटल रेशो, या नन ऑफ द अबव। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, वो हमेशा दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, in the case of retirement of a partner, the total amount of goodwill is credited to the account of retiring partners only, remaining partners only, all partners, या none of the above, बताइए। रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल का अमाउंट है वो सभी पार्टनर्स को दिया जाता है, ठीक है, सभी पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेक प्लेस व्हेन। अब यहाँ पे पार्टनरशिप की बात की जा रही है, याद रखना पार्टनरशिप फॉर्म की बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। अ पार्टनर मिसबिहेव, अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, बिजनेस इज रनिंग एट लॉस, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। बताइए क्या लगता है इसमें आंसर आपको? देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिए ऑप्शंस को। मिसबिहेव में जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो। अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ये हम केस एक बार को लेके चल सकते हैं, आप ऑप्शन 2 लगा लीजिए, क्योंकि अनसाउंड माइंड का हो गया तो उसके बाद में अदर पार्टनर्स के साथ फिर से पार्टनरशिप की जा सकती है। लेकिन एक हम ये केस लेके नहीं चल सकते बिजनेस इज रनिंग एट लॉस, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप खत्म कर दें, वो ये भी सोच सकते हैं कि अभी हम इस पे और वर्क करते हैं, हो सकता है ये लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ भी आप चल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, कि अनसाउंड माइंड का हो गया है पर्सन, तो अब वो उस पर्सन को निकाल के दूसरे जो रिमेनिंग पर्सन है उनके साथ फिर से पार्टनरशिप करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, लॉस ड्यू टू इट विल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स, बताइए। वही क्वेश्चन इसी को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है बार बार, हम इसका आंसर डायरेक्ट कर देते हैं, बताइए। किसमें शेयर किया जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग उनके कैपिटल रेशो में, ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है
तो आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।